हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 9th का केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हम लोगों को एटम्स के बारे में पढ़ना है। एटम्स का डिस्कवरी कैसे हुआ, इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब का डिस्कवरी कैसे हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट ने एटम्स का अलग अलग मॉडल दिया था, वो सब के बारे में पढ़ना है। बट वो सबसे पहले हम लोग एटम का एक ओवरऑल स्ट्रक्चर समझ लेंगे ताकि ये चैप्टर पढ़ने में हम लोगों को आसानी हो। जो भी थियरीज पढ़ना है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। पहले हम लोग एटम्स का क्या फीचर होता है, कैसा एटम होता है, ये देखते हैं। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था एटम स्फेरिकल होता है, एटम का शेप स्फेरिकल होता है। हम लोगों ने पढ़ा था एटम्स किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है जिसको फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। पर हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ये भी देखा था कि एटम्स को हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में ब्रेक करते हैं। मतलब एटम तीन चीज़ों से मिलकर के बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से। बट फिर भी एटम्स को स्मॉलेस्ट पार्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एटम का प्रॉपर्टी, देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ एटम इक्वल टू प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है। मतलब किसी मैटर का जो प्रॉपर्टी होता है वो सेम प्रॉपर्टी उसके एटम में भी होता है। जैसे एक ये सपोज कीजिए सिल्वर है एंड सिल्वर का एटम है, एक Ag सिल्वर का एटम है, Ag सिल्वर का सिंबल होता है एंड ये सिल्वर का एक फॉयल है। तो जो सिल्वर फॉयल का जो प्रॉपर्टी होगा वो सिल्वर एटम के प्रॉपर्टी से एग्जैक्ट मैच करेगा, इसलिए इसको स्मॉलेस्ट पार्टिकल, एटम को स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोलते हैं। देखिए, अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को आप स्मॉलेस्ट पार्टिकल मानिएगा, जो कि ये होता है, बट इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का प्रॉपर्टी सिल्वर से मैच नहीं करेगा। मतलब अगर ये सिल्वर का एटम है, सपोज कीजिए ये एटम सिल्वर का है और इसका जो प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, ये सिल्वर से मैच नहीं करेगा। सारा इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी सेम होता है, एटम या सिल्वर का हो या फिर कॉपर का हो या फिर हाइड्रोजन का हो, किसी भी एलिमेंट का एटम हो, इलेक्ट्रॉन का प्रॉपर्टी सेम रहेगा, न्यूट्रॉन का प्रॉपर्टी सेम रहेगा, प्रोटॉन का प्रॉपर्टी सेम रहेगा। मतलब जितना भी इलेक्ट्रॉन पाया जाता है सबका प्रॉपर्टी सेम होता है, जितना भी प्रोटॉन पाया जाएगा सबका प्रॉपर्टी सेम होगा, जितना भी न्यूट्रॉन होगा सबका प्रॉपर्टी सेम होगा। बट एलिमेंट का, एटम का प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, अलग अलग एलिमेंट का अलग अलग एटम होगा और सबका प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। बट एक एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो एटम के प्रॉपर्टी से एग्जैक्ट सिमिलर होगा। मतलब किसी भी एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा वो सेम प्रॉपर्टी उस एलिमेंट के एटम का भी होगा या फिर मॉलिक्यूल का भी होगा। तो देखिए, एटम इस तरह स्फेरिकल शेप में होता है एंड एटम, देखिए, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन से मिलकर के बना हुआ है। तो यहाँ पे आप पिक्चर में नोटिस कीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन सारा बाहर में है एंड ये प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन अंदर में है। इसी को न्यूक्लियस बोलते हैं, सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं। यहाँ देखिए, ये सेंटर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है एंड इसके बाहर में इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है इसी को ऑर्बिट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए, ये ऑर्बिट है, इसमें इलेक्ट्रॉन है। देखिए, इस ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। तो ये ऑर्बिट हो गया क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन है। यहाँ देखिए, ये भी एक ऑर्बिट है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। तो आप लोग इतना समझिए कि कोई भी एटम का सेंटर में न्यूक्लियस होता है एंड न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पाया जाता है एंड इलेक्ट्रॉन एटम के न्यूक्लियस के बाहर एक ऑर्बिट में पाया जाता है एंड ये
रिवॉल्व करते रहता है। जैसे सोलर प्लैनेट में होता है, सन अपना सेंटर में होता है एंड इसके चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व करते रहता है, ये ऑर्बिट में प्लैनेट रिवॉल्व करते रहता है। तो इसी तरह एटम का स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियस सेंटर में होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन पाया जाता है। देखिए प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस में है एंड इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते रहता है। एंड हम लोगों ने लास्ट क्लास में ये भी पढ़ा था, लास्ट चैप्टर में, कि इलेक्ट्रॉन पे एक निगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड हम लोगों ने ये भी देखा था कि न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है। एंड प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, और ये दोनों एक दूसरे को मिल करके कैंसिल कर देता है और एटम न्यूट्रल हो जाता है। मतलब कोई एटम न्यूट्रल है, इसका मतलब उसमें जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब जितना उसमें प्रोटॉन है उतना ही उसमें इलेक्ट्रॉन है। हम लोगों ने आयंस के बारे में पढ़ा था कि जब इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाता है या फिर एटम पे इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है तो वो आयन बन जाता है। मतलब अगर ये सोडियम है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है। जनरल कंडीशन में इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होता है एंड 11 प्रोटॉन होता है। तो जब आप एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दीजिएगा तो 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा एंड 11 प्रोटॉन हो जाएगा। इसका मतलब प्रोटॉन एक ज़्यादा हो गया, एक ज़्यादा हुआ, इसीलिए इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्लोरीन का भी एग्जाम्पल हमने देखा था, क्लोरीन आयन का Cl- होता है। नॉर्मली क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होता है एंड 17 प्रोटॉन होता है। 17 ही प्रोटॉन भी होता है, बट Cl- क्लोरीन माइनस आयन के केस में एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो जाता है, जिसके वजह से इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है एंड 17 प्रोटॉन हो जाता है। एंड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से एक एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए यहाँ पे एक निगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो भी उस पर चार्ज आ जाता है, या फिर जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो भी उस पर चार्ज चला आता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा रहता है तो उस पर एक चार्ज आता है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा रहता है तो 2 चार्ज आता है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आ जाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, 2 प्रोटॉन एक्स्ट्रा आता है तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है एंड 1 प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है। एंड न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है। ये सब हम लोगों ने देखा था, ये सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, माइंड में रख लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ये सब बहुत हेल्प करेगा। देखिए चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलम्ब। एंड इसको डिनोट करते हैं C से। ये SI यूनिट होता है ऑफ चार्ज। हम लोगों ने बात करा कि इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, प्रोटॉन पे प्रोटॉन पे +1 चार्ज होता है। तो इसको हम लोग एज अ यूनिट चार्ज लेते हैं। इलेक्ट्रॉन पे -1 यूनिट चार्ज इसको सपोज कर लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होता है उसको हम लोग -1 सपोज कर लेते हैं। एंड प्रोटॉन पे जो भी चार्ज होता है उसको हम लोग +1 सपोज कर लेते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो एग्जैक्ट सेम होता है, बस दोनों का नेचर अलग होता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है एंड प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है। तो देखिए हम लोगों ने 2 चीज़ देखा, पहला तो कि चार्ज को हम लोग कूलम्ब में मेजर करते हैं एंड कूलम्ब को C से डिनोट करते हैं। एंड सेकेंड देखा कि इलेक्ट्रॉन पे जो भी चार्ज होता है उसको -1 मान लिया जाता है एंड प्रोटॉन पे जो भी चार्ज होता है उसको +1 मान लिया जाता है। तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को अगर हम लोग कूलम्ब में एक्सप्रेस करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का। मतलब एक इलेक्ट्रॉन पे, जिसको हम लोग -1 निगेटिव चार्ज मान लेते हैं, इसका वैल्यू कूलम्ब में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ऐसा यूनिट में अगर मेजर कीजिएगा तो इलेक्ट्रॉन पे 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये माइनस देखिए नेचर इसका दिखाता है। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है एंड प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है बट पॉजिटिव होता है। तो एक प्रोटॉन पे चार्ज हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब का, बट ये पॉजिटिव होता है। तो देखिए इसी चार्ज को हम लोग यूनिट मान लेते हैं। 1.6 इंटू 10⁻19 जो है 19 कूलम्ब, इसी को हम लोग 1 यूनिट मान लेते हैं एंड इसी से हम लोग कंपेयर करते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो उस पर अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो इस पर 2 यूनिट का चार्ज है, -2 यूनिट का चार्ज है। अगर 2 प्रोटॉन है तो इस पर +2 यूनिट का चार्ज है। बट अगर उसको कूलम्ब में एक्सप्रेस कीजिएगा तो एक चार्ज का वैल्यू इतना हो जाएगा। अगर 2 का पूछेगा तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 2 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा ये 2 प्रोटॉन पे। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पे पूछेगा तो यही माइनस में हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो अब तक हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे चार्ज का बात करा, एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करा कि एटम में न्यूक्लियस होता है कोर पे, सेंटर पे, एंड उसमें न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन पाया जाता है। बाहर ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहता है। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे 0 चार्ज होता है। किसी भी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन बराबर होता है, जिसकी वजह से चार्ज बैलेंस हो जाता है एंड एटम न्यूट्रल हो जाता है। अब हम लोग एटॉमिक नंबर के बारे में भी प्रीवियस चैप्टर में पढ़े थे। तो किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है, किसी भी एटम में जितना प्रोटॉन होता है उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होता है। मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर होता है। एंड हम लोग एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एटॉमिक नंबर का सिंबल जेड होता है। एंड हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि न्यूट्रल एटम अगर है तो इस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इक्वल होता है, इक्वल टू एटॉमिक नंबर। देखिए एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, जितना प्रोटॉन उतना एटॉमिक नंबर होता है। तो जितना प्रोटॉन उतना इलेक्ट्रॉन एंड उतना ही एटॉमिक नंबर होगा। एटॉमिक नंबर जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। तो किसी भी न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एटॉमिक नंबर तीनों बराबर होता है। इस बात को अच्छे से याद कर लीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन ही एटॉमिक नंबर होता है। एक और होता है मास नंबर। तो मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। किसी भी एटम का मास नंबर, उसमें जितना प्रोटॉन होता है और जितना न्यूट्रॉन होता है, दोनों के सम को मास नंबर बोलते हैं। तो ये एटम एज ए एग्जांपल देख लीजिए। इस एटम में 3 प्रोटॉन है एंड 3 न्यूट्रॉन है। तो इसका मास नंबर हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो 3 प्रोटॉन है 3 न्यूट्रॉन है, तो मास नंबर इसका 6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर मास नंबर में हम लोग सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को ले रहे हैं एंड इलेक्ट्रॉन को कहीं नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होगा। तभी हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को नहीं सपोज कर रहे हैं यहाँ पे कहीं भी। पूरे एटम का मास हम लोग सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन से बता दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को कहीं कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि एटम में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास निग्लिजिबल होता है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के कंपैरिजन में। एंड प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है, दोनों का मास अप्रॉक्स सेम होता है। तो यहाँ से हम लोगों को फिर से 3 बात पता चली
कि मास नंबर में सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को काउंट किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा कम होता है। इसीलिए एटम का ओवरऑल मास हम लोग सिर्फ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन से कैलकुलेट करते हैं। एंड ये मास नंबर को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। तो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा प्लस जेड तो एटॉमिक नंबर है ना, तो मास नंबर इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर भी बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं जिसको जेड से डिनोट करते हैं। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो हो जाएगा मास नंबर इक्वल टू मास नंबर ए इक्वल टू एटॉमिक नंबर जेड प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हम लोगों को पता चला नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू, यहाँ देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक मास एंड न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। एंड मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये सारी बातें आप लोग अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, याद कर लीजिए। अब अगर हम लोग एग्जैक्ट मास इन किलोग्राम में अगर देखें, ये देखिए यहाँ पे जो हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू एटॉमिक मास लिख रहे हैं, ये हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि ये एक रिलेटिव मास होता है। C12 एटम का 112 पार्ट को हम लोग एक म्यू मान लेते हैं, यही 1 एटॉमिक मास यूनिट होता है। बट अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के मास को किलोग्राम में मेजर करें तो यहाँ पे इसका डेटा हम लोग देखते हैं कि एक प्रोटॉन का मास क्या होता है। या देखिए, एक प्रोटॉन का मास अगर हम लोग किलो में मेजर करें तो ये हो जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अगर एक इलेक्ट्रॉन के मास का बात करें तो ये होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। एंड न्यूट्रॉन का भी मास लगभग सेम होता है। तो एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का मास लगभग सेम होता है। एंड एक प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड 1 इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। देखिए, चार्ज प्रोटॉन पे एंड इलेक्ट्रॉन पे बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, बट मास प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का सेम होता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन का एंड प्रोटॉन का सेम होता है, बट मास न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का सेम होता है। इस बात को अच्छे से ध्यान में रखिए। एंड यहाँ देखिए, मास ऑफ 1 प्रोटॉन है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। एंड मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अभी हम लोगों ने देखा था कि एटम के मास में हम लोग सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास में ही कंसीडर करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रीजन क्या है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से कंपैरेटिवली बहुत कम है। ये देखिए 10⁻27 है एंड इलेक्ट्रॉन के केस में 10⁻31 किलोग्राम है। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत ज़्यादा हल्का है। इसका मतलब हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को निग्लिजिबल मान लेते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के मास को नियर अबाउट 0 मान लेते हैं, जिसके वजह से एटम में हम लोग एटम का मास अगर शो करना होता है तो सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास शो करते हैं। हम लोग एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी देख लेते हैं, सिंबल के साथ उसके एटॉमिक मास एंड एटॉमिक नंबर के साथ किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, इसको लिखने का तरीका होता है, यहाँ पे लिखते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट एंड इसके ऊपर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे मास नंबर एंड यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखते हैं। ये सिंबल है। सपोज कीजिए कार्बन एक
सिंबल है, कार्बन का C सिंबल है, इसका मास नंबर होता है 12 एंड एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इस तरह हम लोग एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। ये सिंबल शो करता है, ये एटॉमिक नंबर शो करता है एंड ये मास नंबर शो करता है। तो अगर यहाँ पे Na सोडियम 1123 लिखा हुआ है, इसका मतलब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है एंड सोडियम का मास नंबर 23 है। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ऊपर में इधर मास नंबर लिखा रहता है एंड नीचे में यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखा हुआ होता है और ये सिंबल होता है एलिमेंट का। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोगों ने पढ़ा कि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है, बट इलेक्ट्रॉन बाहर ऑर्बिट में होता है। तो बाहर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस तरह रहता है ये देखेंगे हम लोग अभी। पहले तो ये समझिए कि न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी भी एटम में कितना ऑर्बिट होगा एंड किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये कैसे पता चलेगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिट। तो पहले ये देखिए ना कि ये एटम के न्यूक्लियस के नज़दीक में जो इलेक्ट्रॉन होता है, नज़दीक में जो ऑर्बिट होता है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है। फिर इसके बाद ये जो सेकेंड ऑर्बिट होता है इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। फिर उसके बाद थर्ड ऑर्बिट आएगा, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग 2n स्क्वायर के फॉर्मूला से निकालेंगे। ये सपोज कीजिए कि पता करना है कि ये एटम है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसका फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। यहाँ पे 2 हो गया, n है नंबर ऑफ ऑर्बिट, n इक्वल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो अगर हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट का बात कर रहे हैं तो n की जगह पे यहाँ पे 1 रखेंगे, इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2। ये हो गया 2। इसका मतलब कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम रह सकता है। अगर हम लोग इसी तरह सेकेंड ऑर्बिट, इस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा इसके बारे में जानना है, तो यहाँ पे n इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 इंटू 2 इक्वल टू 8। मतलब सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। ये मैक्सिमम है, यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट 8 इलेक्ट्रॉन से कम रह सकता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता, बट 2 इलेक्ट्रॉन से कम हो सकता है। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, सेकेंड ऑर्बिट में 1 हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, बट 9 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट में नहीं हो सकता। तो ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिट बताता है। तो हम लोगों ने देखा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होगा 2n स्क्वायर से, थर्ड ऑर्बिट में हो जाएगा 3 3 जा 9 इंटू 2 इक्वल टू 18। तो थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। फोर्थ ऑर्बिट में मैक्सिमम 4 4 जा 16 इंटू 2 इक्वल टू 32 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। मतलब अगर आपको दिया हुआ है कि किसी एटम में 10 इलेक्ट्रॉन है तो ये किस तरह से ऑर्बिट में रहेगा, तो आप लोग बता सकते हैं कि अगर कोई एटम है तो उसका जो फर्स्ट ऑर्बिट होगा, फर्स्ट ऑर्बिट में इसका 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो इस फर्स्ट ऑर्बिट में इसका 1 इलेक्ट्रॉन एंड ये दूसरा इलेक्ट्रॉन चला गया फर्स्ट ऑर्बिट में। अब इसमें बचा 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, अब इसमें बचा 8 इलेक्ट्रॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन को हम लोग नेक्स्ट ऑर्बिट में पुट करेंगे। तो नेक्स्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन का कैपेसिटी है ही, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये 8। तो सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन चला गया। यहाँ पे अगर मान लीजिए 11 इलेक्ट्रॉन रहता तो फर्स्ट में 2 चला जाता, सेकेंड में 8 चला जाता, बाकी बच जाता 1। तो इस 1 के लिए थर्ड ऑर्बिट में जाना पड़ता आपको। तो ये थर्ड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन चला आता। थर्ड ऑर्बिट में कैपेसिटी है 18 का, मतलब थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकता है। बट इस केस में हमारे पास 1 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसीलिए जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है उसको हम लोग यहाँ पे थर्ड ऑर्बिट में डाल देंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है।
तो इस तरह करके इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन किस तरह से ऑर्बिट में बटा हुआ है, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। एंड आप लोगों को अभी सिर्फ इतना ही जानना है कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होता है, फोर्थ में 32 होता है। एंड इसके अकॉर्डिंग आपके पास जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसको बांटते जाइएगा। अगर आपके पास टोटल 24 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन दे दीजिएगा। अब आपके पास बचा 14 इलेक्ट्रॉन रेस्ट बचा, 8 2 10 हो गया, 24 में से 10 माइनस कीजिएगा तो 14 बचेगा। अब ये थर्ड ऑर्बिट में 14 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, तो यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन आपका थर्ड ऑर्बिट में चला जाएगा। अगर मान लीजिए कि किसी के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसी एटम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें सेकेंड ऑर्बिट बनेगा ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में ही एक इलेक्ट्रॉन चला आएगा। इसको हम लोग अभी फिगर से और अच्छे से समझेंगे। यहाँ पे देखिए कुछ नेम ऑफ एलिमेंट है, ये बिल्कुल लाइन से दिया हुआ है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये याद करना बहुत ज़रूरी है। लाइन से मतलब सीरीज से दिया हुआ है, ये एटॉमिक नंबर के सीक्वेंस में दिया हुआ है, फर्स्ट एटॉमिक नंबर, सेकेंड एटॉमिक नंबर, थर्ड एटॉमिक नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सब में सेम ही होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर को ही नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलते हैं। देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे दिया हुआ है, तो जितना एटॉमिक नंबर है किसी भी एलिमेंट का उतना ही प्रोटॉन भी है। ये देखिए 2 एटॉमिक नंबर 2 प्रोटॉन, 5 एटॉमिक नंबर 5 प्रोटॉन, 10 एटॉमिक नंबर 10 प्रोटॉन, 14 एटॉमिक नंबर 14 प्रोटॉन। तो ये 18 एलिमेंट के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप लोग इसको लाइन से याद कर लीजिएगा। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये सब आप लोग लाइन से याद कर लीजिए, ये बहुत हेल्प करेगा आपको आगे। एंड ये सब का एटॉमिक नंबर याद कर लीजिएगा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन याद करने का ज़रूरत नहीं है, आपको मास नंबर याद करना होगा। और मास नंबर आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो हीलियम का मास नंबर हो जाएगा 2 to 4, कार्बन का मास नंबर हो जाएगा 6 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है, तो इसका मास नंबर हो जाएगा 12। यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम का हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, मास 27 होता है, तो इसका 27 देखिए कैसे होता है, इसमें 13 प्रोटॉन होता है एंड 14 न्यूट्रॉन होता है, तो टोटल 27 हो जाएगा। ये 27 इसका मास नंबर हो गया। इसका देखिए 31 हो जाएगा, फॉस्फोरस का 31 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, ऑक्सीजन का हम लोगों ने 16 देखा था, तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है, तो ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा मास, एटॉमिक मास। तो आप लोगों को ये सीक्वेंस याद रखना है, एटॉमिक नंबर सबका याद रखना है एंड मास नंबर सबका याद रखना होगा। चलिए मास नंबर आप लोग साथ में नोट करते जाइए, लिख ही लेते हैं। यहाँ पे ये हो गया मास नंबर। देखिए हाइड्रोजन का मास नंबर 1 होगा, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन एक भी नहीं होता, इसमें सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो हाइड्रोजन का मास नंबर 1 हो गया। इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था कि हाइड्रोजन का मास सबसे कम होता है। ये देखिए हीलियम का 4 हो जाएगा, लिथियम का 7 हो जाएगा, बेरिलियम का 9 हो जाएगा, बोरॉन का 11 हो जाएगा, कार्बन का 12 हो जाएगा, नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, ऑक्सीजन का 16 हो गया, ये 19 हो गया नियोन का, ये सोडियम का ये फ्लोरीन का 19 हो गया, नियोन का 20 हो गया, सोडियम का 11 + 12 23 हो गया, मैग्नीशियम का 12 + 12 24 हो जाएगा, ये 14 + 13 27 हो जाएगा, एल्युमिनियम का ये हो जाएगा 28, सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का हो जाएगा 31, सल्फर का 16 32 हो जाएगा, एंड क्लोरीन का ये 37 हो जाएगा, ये 35 हो जाएगा, एंड आर्गन का 40 हो जाएगा। तो ये आप लोग याद कर लीजिए, आप लोग इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसी को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बीच में न्यूक्लियस शो कर रहा है और ये नंबर ऑफ ये इलेक्ट्रॉन शो कर रहा है। तो हाइड्रोजन में देखिए 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है,
लिथियम में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है। इससे कंफ्यूज मत कर जाइएगा, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन दिखाया है। तो इसमें 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन हो गया बेरिलियम में। बोरॉन में देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। हम लोगों ने पढ़ा था फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, थर्ड ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन होता है, 18 इलेक्ट्रॉन होता है, फोर्थ ऑर्बिट में 32 इलेक्ट्रॉन होता है। तो हम लोगों ने जो भी 18 एलिमेंट इधर देखा, ये सारा 18 एलिमेंट देखा, ये सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए कैसे अरेंज किया हुआ है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में ही चला जाएगा। यहाँ हीलियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में चला जाएगा, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रह सकता है। यहाँ पे लिथियम के पास देखिए 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया, बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन बचा वो सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। बेरिलियम का इसी तरह देखिए, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया और बाकी जो 2 बचा वो सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। नाइट्रोजन का देखिए, इसके पास 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया और 5 सेकेंड ऑर्बिट में चला गया। नियोन के पास देखिए 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में चला गया एंड 8 चला गया सेकेंड ऑर्बिट में। सेकेंड ऑर्बिट में 8 कैपेसिटी होता ही है 8 इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट देखिए सोडियम का। सोडियम में होता है 11 इलेक्ट्रॉन, हम लोगों ने देखा था। तो 11 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा सेकेंड ऑर्बिट में, 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, 8 इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट, बाकी जो बचा थर्ड ऑर्बिट में जाएगा। तो बाकी बचा 1 इलेक्ट्रॉन, 11 है ना, तो 2 और 8 10 हो गया, बाकी 1 बचा, तो 1 चला गया थर्ड ऑर्बिट में। मैग्नीशियम में 12 होता है, 12 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 2 चला गया फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 चला गया सेकेंड ऑर्बिट में, 2 चला गया फर्स्ट में, 8 चला गया सेकेंड में, बाकी जो रेस्ट बचा वो चला गया थर्ड ऑर्बिट में। इसी तरह यहाँ पे फॉस्फोरस का देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन चला गया फर्स्ट ऑर्बिट में, 8 चला गया सेकेंड ऑर्बिट में एंड रेस्ट जो बचा 5 वो चला गया थर्ड ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन में फॉस्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह यहाँ पे आर्गन का देखिए, आर्गन में टोटल होता है 28 इलेक्ट्रॉन, तो 28 इलेक्ट्रॉन होता है, तो फर्स्ट में चला जाएगा 2, सेकेंड में चला जाएगा 8, बाकी बचा ये 10 हो गया ना, तो 28 में से 10 माइनस कीजिएगा तो 18 बचा, तो थर्ड ऑर्बिट में 18 चला जाएगा, क्योंकि थर्ड में 18 का कैपेसिटी होता ही है। अब आर्गन के बाद जो नेक्स्ट आएगा जिसके पास 29 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक चला आएगा, थर्ड ऑर्बिट तक 18 इलेक्ट्रॉन फुल कर देगा, बाकी जो 1 इलेक्ट्रॉन बचेगा वो फोर्थ ऑर्बिट में चला आएगा। इसी तरह फोर्थ में फिर 32 तक इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट आएगा वो फिफ्थ ऑर्बिट में चला जाएगा। तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाला जाता है किसी भी एटम का। आप लोग यहाँ पे देख लीजिए किस तरह निकाला है, खुद से भी इसको देखिए और समझिए। मैं जितना आपको समझाना था मैं समझा चुका हूँ, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम लोग एक और चीज़ नोटिस किए होंगे आप लोग, जो वैलेंसी हम लोगों ने पढ़ा था कि कंबाइनिंग कैपेसिटी होता है किसी भी एटम का, कंबाइनिंग कैपेसिटी, उसी को हम लोग वैलेंसी बोलते हैं। पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट। आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो हाइड्रोजन के केस में आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। लिथियम के केस में आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। कार्बन के केस में देखिए आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। ऑक्सीजन के केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, मतलब आउटर ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन होगा उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। सल्फर के केस में देखिए आउटर ऑर्बिट में 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा सल्फर का। एंड इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हम लोग वैलेंसी निकालते हैं। वैलेंसी मतलब
कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, ये वैलेंसी होता है एटम या मॉलिक्यूल। तो कैसे पता चलेगा कि हाइड्रोजन का कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी क्या है, या फिर बोरॉन का कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी क्या है, नियोन का कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी क्या है? तो इसको जानने के लिए एक चीज़ देखिए, एक मिनट, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर ऑर्बिट, वैलेंसी था कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी। अब हम लोगों ने पढ़ा कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, थर्ड ऑर्बिट में 18 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का केस देखिए, हाइड्रोजन के पास आउटर ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास कैपेसिटी है 2 का, बट इसके पास है एक ही, तो इसको एक और चाहिए ना, इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। हाइड्रोजन को चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन, बट इसके पास अभी है एक ही इलेक्ट्रॉन आउटर ऑर्बिट में, तो ये स्टेबल नहीं रहेगा, जितना चाहिए उतना है ही नहीं, तो ये अनस्टेबल रहेगा। यहाँ पे देखिए हीलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम का फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन ही मैक्सिमम हो सकता है, एंड 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब जितना इसको चाहिए उतना इसके पास है, इसीलिए ये स्टेबल रहेगा। इसके पास नहीं है ये, इसको एक इलेक्ट्रॉन कहीं से भी चाहिए, एंड इसी इलेक्ट्रॉन के चाहत में ये अनस्टेबल रहता है, एंड जब इसको ये इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे लिथियम का देखिए, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे होना चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्बिट है, तो इसके पास कैपेसिटी है यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन का, बट है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, तो ये भी 7 इलेक्ट्रॉन ढूंढता रहेगा कि कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, नहीं तो ये चाहेगा कि इस इलेक्ट्रॉन को कहीं हम दूसरे को दे दें ताकि फर्स्ट ऑर्बिट में मेरा 2 इलेक्ट्रॉन हो और हम स्टेबल रहें। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितना उसका कैपेसिटी होता है उतना इलेक्ट्रॉन बना करके रखना चाहता है। अगर आउटर मोस्ट में 18 का कैपेसिटी है तो चाहेगा कि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहे, नहीं तो वो स्टेबल रहेगा, वो हर जगह इलेक्ट्रॉन ढूंढता रहेगा। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का केस है, ये हर वक्त एक इलेक्ट्रॉन ढूंढता रहेगा। बेरिलियम के आउटर मोस्ट में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, जबकि यहाँ पे कैपेसिटी है 8 का, तो ये हमेशा चाहेगा कि हम कहीं से 6 इलेक्ट्रॉन ले लें या फिर 2 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को। अब यहाँ पे देखिए 6 इलेक्ट्रॉन लेना है या फिर 2 इलेक्ट्रॉन देना है, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेना मुश्किल हो जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, तो 6 इसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बट 2 डोनेट करना इसको इसके लिए आसान होता है, इसीलिए बेरिलियम 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। सेम केस लिथियम के साथ भी होता है, इसको स्टेबिलिटी के लिए आउटर मोस्ट ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास है 1, मतलब 7 और चाहिए, तो ये 7 ले या फिर 1 दे दे, तो 7 लेना ज़्यादा मुश्किल होता है, 1 देना आसान होता है, इसीलिए लिथियम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। हम लोगों ने पढ़ा था कि मोस्ट ऑफ मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, तो उसका रीज़न देखिए यही है, क्यों डोनेट करता है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो इसका होता है जनरली 1, 2 या 3 होता है, और इसको कंप्लीट करने के लिए अगर इसको 8 चाहिए तो टोटल इसके पास 3 है, टोटल 8 चाहिए, है इसके पास 3, तो इसको 5 और चाहिए, तो या तो ये 5 ले ले या फिर 3 दे दे, तो 3 देना आसान होता है, इसीलिए बेरिलियम 3 लूज कर देगा। इसीलिए मोस्ट ऑफ मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है, बट नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नाइट्रोजन देखिए एक नॉन मेटल है, इसके पास बाहर में सेकंड ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको चाहिए 8, मतलब ये चाहे तो 3 ले ले या फिर 5 दे दे, तो इसके लिए 3 लेना ज़्यादा आसान हो जाएगा 5 देने से, इसीलिए ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इसीलिए नॉन मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन लेता है और उस पर निगेटिव चार्ज होता है, एंड मेटल जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। फ्लोरीन भी देखिए एक नॉन मेटल है, इसके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में सेकेंड ऑर्बिट में, और इसको चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 डोनेट करना इसके लिए मुश्किल होगा, बट 1 लेना इसके लिए आसान होगा, इसीलिए फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। फ्लोरीन एक नॉन मेटल है, ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है। इसी तरह फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन का केस भी देखिए,
यहाँ पे आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए क्योंकि थर्ड ऑर्बिट है, बट यहाँ पे 6 है आउटर में, यहाँ पे 7 है आउटर में, यहाँ पे 5 है आउटर में, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है एंड यहाँ पे 1 है। ये देखिए आउटर मोस्ट में 1 है, तो ये 1 ईजिली दे देगा, ये 2 ईजिली दे देगा, ये 3 ईजिली डोनेट कर देगा, ये 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है। फॉस्फोरस के लिए लेना आसान रहेगा, सल्फ़र के लिए भी लेना आसान रहेगा, क्लोरीन के लिए भी लेना आसान रहेगा। जनरली जब आउटर मोस्ट में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रहे तो स्टेबल रहता है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन स्टेबल कर देता है, या फिर 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो भी स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आउटर मोस्ट में 18 इलेक्ट्रॉन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे 7 है। अब इसको 18 करने के लिए इसको टोटल 11 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं तो 7 डोनेट करना चाहिए। तो 7 रिक्वायरमेंट बहुत कम एलिमेंट का होगा, बहुत कम एटम का होगा। कोई एटम इससे 7 लेगा तभी डोनेट करेगा ना, या फिर कोई एटम इसको 11 देने के लिए तैयार रहेगा तभी लेगा। तो बहुत वैसा एटम होता ही नहीं है जो कि 7 डोनेट करे जनरली, या फिर 11 देने के लिए तैयार रहे, या फिर 7 लेने के लिए तैयार रहे। इसीलिए 8 में भी इसका स्टेबिलिटी पूरा हो जाता है। अगर आउटर मोस्ट सेकेंड ऑर्बिट हो या थर्ड ऑर्बिट हो या फोर्थ ऑर्बिट भी हो, अगर फोर्थ ऑर्बिट में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो भी ये एटम स्टेबल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, आर्गन है। आर्गन का है थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ये आर्गन स्टेबल हो जाता है और ये रिएक्ट नहीं करता। हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में नोबल गैस के बारे में पढ़ा था जो स्टेबल होता है। तो यहाँ पे आर्गन देखिए एक नोबल गैस है, ये स्टेबल है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। नियोन भी देखिए स्टेबल है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन है। हीलियम भी देखिए स्टेबल होता है क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, जितना चाहिए उतना है। नियोन के पास भी जितना चाहिए उतना है। आर्गन के पास जितना चाहिए उतना नहीं हो सकता, इसीलिए 8 में ही खुश हो जाता है एंड ये स्टेबल हो जाता है। इसी तरह आगे जाइएगा तो वो भी आउटर मोस्ट में अगर 8 इलेक्ट्रॉन चलाता है तो वो भी हैप्पी हो जाता है एंड स्टेबल हो जाता है। तो देखिए हम लोगों ने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करा था कि आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं एंड कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी को वैलेंसी बोलते हैं। एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन से वैलेंसी डिसाइड होता है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है तो इसका वैलेंसी भी 1 हो जाएगा। वैलेंसी मतलब कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी, इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहीं से 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के स्टेबल हो जाएगा, इसीलिए इसका वैलेंसी 1 हो गया। इसका वैलेंसी हीलियम का वैलेंसी 2 होता है क्योंकि ये 2 के साथ कॉम्बाइन कर सकता है। ये स्टेबल है बट फिर भी अगर आप इसको एक्सट्रीम कंडीशन में रिएक्ट करवाइएगा, ऐसे जनरली ये रिएक्ट नहीं करेगा, बट आप इसको अनफेवरेबल कंडीशन, हाई टेम्परेचर दे दिए, बहुत हाई इलेक्ट्रिसिटी पास कीजिएगा तो उस कंडीशन में इसको रिएक्ट करना पड़ता है। एंड उस कंडीशन में इसके पास ये 2 तरफ से ये रिएक्ट कर सकता है, 2 इसके पास कैपेसिटी होता है रिएक्ट करने का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है ना। तो इसके पास बाहर में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, इसीलिए इसका वैलेंसी 2 हो गया। लिथियम का देखिए वैलेंसी जनरली 1 हो जाता है क्योंकि इसके लिए 1 देना आसान हो जाता है। बेरिलियम के केस में वैलेंसी 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करना आसान हो जाता है। ऑक्सीजन के केस में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा तो ये 8 हो जाएगा, इसीलिए इसका वैलेंसी 2 होता है। बट ऑक्सीजन 6 डोनेट भी कर सकता है, इसीलिए इसका वैलेंसी 6 भी हो सकता है। इसीलिए हम लोगों ने पढ़ा था सल्फ़र, क्या हम लोगों ने देखा था कि बहुत सारा वैलेंसी होता है। सल्फ़र 2 4 6 सारा वैलेंसी शो करता है। तो ये इसी तरह शो करता है कि वैलेंसी एक फिक्स नहीं होता है। ये ऑक्सीजन या तो 2 डोनेट कर सकता, 2 ले सकता है या फिर 6 डोनेट कर सकता है। तो इस तरह इसका वैलेंसी फ्लक्चुएट करता है। फ्लोरीन का देखिए 1 वैलेंसी हो जाएगा क्योंकि इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंसी वही डिसाइड करता है कॉम्बाइनिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आइसोटोप्स के बारे में पढ़ेंगे एंड थियरी वगैरह इसका जो पढ़ना है, वोर्स का एटॉमिक मॉडल थियरी है, रदरफोर्ड के बारे में पढ़ना है एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में पढ़ना है, वो सब देखेंगे। इसमें जो भी आप लोगों को ज़रूरत लगेगा 11th में पढ़ने के लिए या फिर 10th में, जो भी मेन कॉन्सेप्चुअल चीज़ होता है जिसका आपको यूज आने वाला है, वो सारा चीज़ मैंने इस एक ही वीडियो में कवर कर दिया है। ये वीडियो अगर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा
तो आप लोगों को आगे किसी भी क्लास में प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। बाकी जो आपका डिस्कवरी वगैरह के बारे में पढ़ना है वो थियरी वाला पार्ट है, उसका इतना ज़्यादा कहीं इंपॉर्टेंस नहीं है, पर वो आप लोगों को एग्ज़ाम में काम आएगा। तो आप लोग अगर उसको बुक से खुद से भी पढ़ लीजिएगा तो भी आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाएगा, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि जो भी कॉन्सेप्ट है एटम के बारे में, जो भी एटम का कैरेक्टर है, फीचर है, किस तरह एटम रिएक्ट करता है, एटम इलेक्ट्रॉन के होने के वजह से रिएक्ट करता है, आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होता है यही केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, यही इसका वैलेंसी डिसाइड करता है। ये सारा चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन रहता कहाँ पे, प्रोटॉन कहाँ रहता है, ये सारा चीज़ मैंने आपको बता दिया। एक आइसोटोप एंड रेडियो एक्टिव का कॉन्सेप्ट बचा हुआ है। बाकी ये चैप्टर आपका कंप्लीट है अगर आप बुक खुद से अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो। क्योंकि डिस्कवरी जो भी है न्यूट्रॉन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का, वो एज एक स्टोरी है, आपको पढ़ना है। इस चैप्टर का PDF डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।